नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार पुनिया एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम पॉलिटी की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इस सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से संविधान सभा ने पूरा किया, क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके ऊपर बढ़ते हैं, उन सभी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा की शुरुआत में मांग, सबसे पहले जो मांग है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में की गई थी। स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अनौपचारिक मांग की गई थी। उसके बाद में 1922 में गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि भारतीय अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करेंगे। तो गांधी जी के द्वारा 1922 में संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद में 1934 में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई, व्यक्तिगत रूप से मांग की गई, एक पर्सनल रूप से मांग की गई। लेकिन जब तक कोई भी बात कांग्रेस के द्वारा जब तक नहीं उठाई जाती थी तो अंग्रेज जो है उस बात को स्वीकार नहीं करते थे। तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग को उठाया गया। उसके बाद में अगस्त 1940 में अंग्रेजों के द्वारा, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय अपना साथ दें। इसके लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। लेकिन इसको भारतीयों ने नकार दिया। क्यों? इसका कारण क्या था? इसमें अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि संविधान सभा के अंदर मुख्यतः भारतीय होंगे। तो भारतीयों ने कहा कि मुख्यतः क्यों, सभी भारतीय क्यों नहीं? तो इस बात को लेकर के अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों के द्वारा नकार दिया गया। उसके बाद में क्रिप्स प्रस्ताव 1942 सर स्टेफन क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संविधान सभा की मांग को लेकर के। इसको भी अंग्रेज भारतीय ने नकार दिया। इसका कारण क्या था? उस समय भी युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों ने कहा कि हम युद्ध के बाद में संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो भारतीयों ने कहा युद्ध के बाद क्यों, अब क्यों नहीं? तो इसको लेकर के भी भारतीयों के द्वारा किस प्रस्ताव को नकार दिया गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन के अंदर एटली की गवर्नमेंट बनती है, एटली की सरकार बनती है, लॉर्ड क्लाइवेट एटली ये बनते हैं ब्रिटेन के। इनके द्वारा एक 3 सदस्यीय दल कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है। यह कैबिनेट मिशन जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? तो थे पैट्रिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरा एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफन क्रिप्स। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के अंदर थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें 389 सदस्य निर्धारित किए गए, 379 सदस्यों का निर्धारण किया गया। 379 सदस्य ही निर्धारित थे। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि उस समय भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 लाख की जनसंख्या, 40 करोड़ की जनसंख्या थी उस समय भारत में, और 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर लगभग एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो इस तरह से भारत की जो संविधान सभा की जो जनसंख्या सदस्य संख्या है वो 389 निर्धारित की गई। अब 389 में से क्या ये सभी सदस्य निर्वाचित थे या सभी मनोनीत थे? तो इनमें से 296 सदस्यों का क्या हुआ? निर्वाचन, और 93 सदस्यों का क्या हुआ? मनोनयन। ये 296 सदस्य थे, ये 294 प्लस 4, 292 प्लस 4, 292 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित हुए, और 4 सदस्य उस समय चीफ कमिश्नर स्टेट थे। 4 जिस तरह से आज हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस तरह से उस समय 4 चीफ कमिश्नर स्टेट थे। तो 4 वहां से निर्वाचित हुए, और 292 जो ब्रिटिश भारत से, ये ब्रिटिश भारत से, और ये 4 चीफ कमिश्नर प्रदेश। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रदेश कौन से थे? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा,
चित्रदुर्ग वर्तमान में जो कर्नाटक में पड़ता है, और चौथा बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो ये 4 सदस्य यहाँ से निर्वाचित होकर आए और 292 सदस्य हैं जो ब्रिटिश भारत से, जहाँ पर सीधा अंग्रेजों का शासन था जिस क्षेत्र के ऊपर। और 93 सदस्यों का क्या हुआ, इनका हुआ मनोनयन। क्या हुआ, मनोनयन। ये मनोनीत हुए, जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे अंग्रेजों के अधीन, तो वहां से 93 सदस्यों का क्या हुआ, मनोनयन हुआ और 296 सदस्य हैं वो क्या हुए, निर्वाचित हुए। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत की संविधान सभा कैसी थी, क्या निर्वाचित या मनोनीत थी या दोनों थी। तो भारत की जो संविधान सभा है वो निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। ये बात आपको याद रखनी है। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के ऊपर संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक के अंदर क्या हुआ, प्रथम बैठक के अंदर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया, क्योंकि ये संविधान सभा के अंदर सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उस समय, इसलिए इनको एक बार अस्थायी अध्यक्ष या काम चलाऊ अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की। इस प्रथम बैठक के अंदर 207 सदस्यों ने भाग लिया टोटल। कितने में से, 389 में से 389 में से 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। इसका कारण क्या रहा, इसका मेन कारण 2 थे। एक तो इसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया और दूसरा मुस्लिम लीग के जितने सदस्य थे वो संविधान सभा के प्रथम बैठक के अंदर प्रस्तुत नहीं हुए। और दूसरा जो देशी रियासतें थी, ये देशी रियासतों के 93 सदस्य मनोनीत हुए थे। ये देशी रियासतें जो थी इनका अभी अपना जो भविष्य हो तय नहीं था कि हमें क्या करना है, काम किसमें शामिल होना है, तो इन्होंने भी इसका बॉयकॉट किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक का इन्होंने भाग नहीं लिया। इस तरह से प्रथम बैठक के अंदर इतनी कम सदस्य संख्या रही। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये दूसरी बैठक के अंदर कार्य हुआ, स्थायी अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। इसके बाद में संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ। नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा के पटल के ऊपर नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारे वर्तमान की जो प्रस्तावना टेबल है उसका आधार है एक तरीके से, और हमारे संविधान का एक आधार कह सकते हैं कि हमारे संविधान की क्या रूपरेखा रही, किन चीजों को हम उसके अंदर शामिल करेंगे, वो था उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव इसी दिन पारित नहीं हुआ, वो जाकर के पारित हुआ 22 जनवरी 1946 को। इसका कारण क्या था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा कि हम उस दिन वेट करते हैं मुस्लिम लीग का कि मुस्लिम लीग हमारे साथ आती है या नहीं आती है। तो इसलिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1946 को जाकर के पारित हुआ उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, जिनका संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के एक सदस्य थे के.वी. राव। इन्होंने संविधान की जननी या जनक दोनों कहा है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जननी और जनक किसने? के.वी. राव के द्वारा। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर अम्बेडकर का। अब देखो अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर कहां से निर्वाचित होकर आते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि अम्बेडकर जो है संविधान सभा में कहां से निर्वाचित होकर के आते हैं। तो अम्बेडकर ने संविधान सभा के लिए सबसे जो पहले चुनाव लड़ा वो बॉम्बे से लड़ा था। बॉम्बे से लड़ा था जहां से वो हार गए। उसके बाद में मुस्लिम लीग की सहायता से ये बंगाल से चुन के आए। कहां से? बंगाल से चुन करके मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के अंदर पहुंचते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होने के बाद में भारत और पाकिस्तान तक का विभाजन हो जाता है, तो उसके बाद में जहां से मुस्लिम अम्बेडकर जहां से चुन के आते हैं बंगाल से, तो वो क्षेत्र है वो पूरी पाकिस्तान यानी बंगाल का क्षेत्र था और वो क्षेत्र बाद में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो इस तरह से वो एरिया बंगाल वाला एरिया पाकिस्तान के हिस्से में जाने के बाद में अम्बेडकर की जो सीट है वो खाली होगी। एक तरीके से अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब इतने महत्वपूर्ण सदस्य अगर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो इसके लिए बी.एन. राव
B.N. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने कहा इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इनके कहने पर B.N. राव के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के उस समय प्रधानमंत्री थे B.G. खरे, बम्बई प्रांत के उस समय प्रधानमंत्री थे B.G. खरे, उनको लेटर लिखा और B.G. खरे के कहने पर M.R. जयकर जो बम्बई प्रांत से निर्वाचित होकर के आए थे, उन्होंने अपनी सीट खाली की अम्बेडकर के लिए। तो इस तरह से अम्बेडकर जो है संविधान सभा के अंदर दोबारा बम्बई से निर्वाचित होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, पांडुलिखा समिति बोलते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे, जिसके अंदर 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के अंदर, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? B.N. राव ने जो संवैधानिक प्रारूप तैयार किया था संविधान का, उस पर विचार विमर्श करना, ये मुख्य कार्य था किसका? प्रारूप समिति का। उसके बाद में बात करें हम संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो संविधान सभा के कुल लगभग 12 अधिवेशन हुए कुल, जिसमें 11 तो मैं और एक हम काउंट करें लास्ट बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की, जिसके अंदर सभी जो सदस्य थे उन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए 284, तो 84 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए लास्ट बैठक के अंदर संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा की अंतिम अधिवेशन के अंदर। तो इस तरह से संविधान सभा के पूरे 12 अधिवेशन कह सकते हैं। 24 जनवरी 1950 वाली बैठक को हम इसमें शामिल करें, काउंट करें तो। अब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। आंशिक रूप से लागू होने का मतलब कुछ अनुच्छेद है वो इस दिन से लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। 16 अनुच्छेद 15+1 का मतलब क्या है कि 15 अनुच्छेद तो लगभग नागरिकता से संबंधित है, राष्ट्रपति की शपथ है उससे संबंधित अनुच्छेद 80, भारत का निर्वाचन आयोग 324। तो इस तरह से 15 अनुच्छेद, तो वो एक अनुच्छेद 394 जिसके अंदर ये 15 अनुच्छेद लिखे हुए हैं कि कौन से अनुच्छेद है उसी दिन से लागू होंगे, एक अनुच्छेद वो। तो इस तरह से टोटल जो 16 अनुच्छेद है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। तो इस तरह कह सकते हैं कि आंशिक रूप से हमारा संविधान इस दिन से लागू हो गया, लेकिन हमने संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया इस दिन। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कांग्रेस का एक अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंदर जो कब हुआ 1929 को, इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसमें ये कहा गया, ये निर्णय लिया गया कि हम आने वाली हर 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को हमारा क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हर 26 जनवरी को हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इस तरह से 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया और हर साल हम इसके बाद में 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो इस तारीख की इसके बाद में 15 अगस्त को हम क्या मनाने लगे? हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। तो ये 26 जनवरी की जो तारीख थी, इस तारीख को ऐतिहासिक रखने के लिए हमने जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को क्या किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इस तारीख को ऐतिहासिक रखने के लिए 26 जनवरी की जो तारीख थी, जिसको हम पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, उस तारीख को ऐतिहासिक रखने के लिए हमने फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू किया। इस तरह से हमारा पूरा संविधान है वो बनकर तैयार होगा। ये संविधान सभा जिस तरह से कार्य किया, ये महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा। अब ये 2 सदस्य हैं, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो हमारा संविधान जो है इंग्लिश में लिखा गया पहले। अब इन्होंने निर्णय लिया कि संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कि हम इसको हैंड राइटिंग में, जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग अच्छी, तो उसको कैलीग्राफी के माध्यम से अच्छा से हाथ से लिखाएंगे पूरे को। तो ये जो सदस्य हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा पूरे संविधान को अपने हाथ से लिखा गया। इनकी इटैलिक जो है, इटैलिक तरीके से इनकी राइटिंग, अच्छी राइटिंग के अंदर पूरा संविधान को लिखा है। और ये नंदलाल बोस जिन्होंने पूरे संविधान की प्रत्येक पेज कॉपी के ऊपर कैलीग्राफी की है। इस तरह ये पेज है, उसके चारों तरफ यहाँ इस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ प्रत्येक पेज के ऊपर उन्होंने कैलीग्राफी की है।
चित्रों को उकेरा है कुलपतियों के माध्यम से। तो इन दोनों का ये महत्वपूर्ण योगदान है, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। तो ये बात की हमने आज संविधान सभा के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके ऊपर पढ़ने वाले थे उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।